नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। देश का बजट देश के सामने है और ऐसे में हर बार की तरह आपका चैनल एबीपी न्यूज तैयार है बजट के अगले ही दिन बजट कॉन्क्लेव के साथ, जहां एक एक कर सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बजट को लेकर मंथन होगा, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये देश का बजट कितना जनता के लिए फिट है और कितना चुनावी राजनीति के लिए हिट है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 23 का बजट 24 की आहट। एक एक कर खास मेहमानों के पहुंचने का यहां पर सिलसिला शुरू होगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ बेहद खास मेहमान, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका, प्लीज मंच पर आप आ जाइए। देखिए, ये अमृत काल का पहला बजट है और इस अमृत काल के पहले बजट से जो विकासशील देश है उसकी विकसित भारत बनाने की एक तरीके से बुनियाद और नींव वाला ये बजट, इसी को समझेंगे। मंत्री जी हमारे साथ यहां पर मंच पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मुझे लगता है जरा आपको बताना चाहिए, क्योंकि रेलवे को लेकर जो ऐतिहासिक आवंटन इस बार किया गया इस बजट में 2.4 लाख करोड़ का, अब जो देश की धड़कन रेलवे को माना जाता है, इस देश की धड़कन में अगर इतना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो कैसे वो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो हृदय गति है उसको सुधारेगी, ये जरा रख दीजिए विस्तार से। बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जब विश्व भर में आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत ही विकराल है, बहुत ही विकट है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे में हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभरा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की सोची समझी आर्थिक नीति है, बहुत ही कंसिस्टेंट नीति है और इसी कंसिस्टेंट नीति को कल के बजट में बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट किया गया है, बहुत उसको और आगे ले जाया गया है, जिससे कि हिंदुस्तान ब्राइट स्पॉट तो रहेगा ही रहेगा, दुनिया भर की ग्रोथ इंजन बनके हिंदुस्तान उभरेगा। ये बहुत ही एक बड़ा चेंज है। आप देखिए, 10 साल पहले हिंदुस्तान को फ्रेजाइल 5 में माना जाता था, पॉलिसी पैरालिसिस की बातें होती थी। अब ऐसी परिस्थिति है, सारी दुनिया हिंदुस्तान को रे ऑफ होप की तरह देखती है कि उनको हिंदुस्तान से ही आशा है, हिंदुस्तान से ही दुनिया भर की ग्रोथ संभव है। बिल्कुल, अब एक एक करके जरा विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जो रेलवे को ऐतिहासिक बजट का आवंटन हुआ है 2.4 लाख करोड़, तो ये भारतीय रेल, देश की धड़कन, भारतीय अर्थव्यवस्था में ये कैसे जान फूकेगी? क्या है आपकी योजना? 2.4 लाख करोड़ कैसे कैसे कहां कहां खर्च होगा? आप देखें, रेलवे में पिछले 8 वर्षों में बहुत फंडामेंटल रिफॉर्म्स हुए हैं। पहले आप स्टेशंस की कैसी परिस्थितियां देखते थे, ट्रेन्स कैसी होती थी, आज स्टेशन साफ सुथरे, टॉयलेट्स अच्छे। अब इस लेवल को, एक रेलवे के लेवल को एक टोटली नए लेवल पे ले जाने का प्रधानमंत्री जी का सपना है। इस बजट आवंटन से 1275 स्टेशन, जिसमें बहुत बड़े स्टेशन जैसे नई दिल्ली स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, ऐसे बड़े स्टेशन, बहुत सारे मीडियम स्टेशंस और बहुत सारे छोटे स्टेशंस, कुल मिला के 1275 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। सेकंड, आपने देखा वंदे भारत ट्रेन जो कि हिंदुस्तान में डिजाइंड है, हिंदुस्तान के इंजीनियर्स ने बनाई है, दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि हो रही है। अब इसका प्रोडक्शन तेजी से रैंप अप किया जाएगा। तीसरा, वंदे मेट्रो, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे एक बड़ा शहर है, बड़े शहर के आसपास कई छोटे शहर होते हैं, या फिर 2 शहर जो कि 40, 50, 60 किलोमीटर की गैप पे हैं, ऐसे शहरों को एक रैपिड ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए, कन्वीनियंट, कंफर्टेबल, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए जो कि सेफ हो। उसके लिए वंदे मेट्रो का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक डिज़ाइन किया गया है, जो कि इस साल के मिडिल तक उसको कंप्लीट करके, डिज़ाइन कंप्लीट करके इस साल से उसका प्रोडक्शन चालू होगा। फिर आपने देखा बुलेट ट्रेन का बहुत तेजी से काम चल रहा है। अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने एक बहुत सीनियर कलीग को काम देखने के लिए भेजा और वो आश्चर्यचकित थे कि पहले ही इतने कम समय में इतनी तेजी से काम कैसे चल रहा है। ही वॉज रियली सरप्राइज्ड। फिर इनोवेशन में, ग्रीन ग्रोथ में, कल के बजट में आपने देखा ग्रीन ग्रोथ को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। रेलवे भी
ग्रीन ग्रोथ की फिलॉसफी में हाइड्रोजन ट्रेन इस साल के अंत तक डिजाइन करके पटरी पे लेके आएगा और दुनिया में सिर्फ 2 या 3 देश है जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, खूब काम है। महत्वपूर्ण आंकड़ा एक सबकी जानकारी के लिए जी, आज से 8 साल पहले तक मात्र एक दिन में सिर्फ 4 किलोमीटर नई पटरियां बिछती थी, सिर्फ 4 किलोमीटर नई पटरियां बिछती थी। इस साल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रतिदिन। सोचिए 3 गुना उछाल है। और जिस तरह का इस बार प्रधानमंत्री जी ने बजट एलोकेशन दिया है, वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को, छोटा सा क्लैरिफिकेशन, वो जो 4,500 किलोमीटर नई पट्टियों का टारगेट है वो कब तक पूरा करना है? वो तो इस साल कर ही रहे हैं, वो इस साल और पूरा अगले हो साल 7,000 का टारगेट लेंगे। अच्छा, आपने महत्वपूर्ण आंकड़ा दे दिया, अब मुझे एक महत्वपूर्ण तारीख भी जरूर बता दीजिए, शायद ये हमारी हेडलाइंस बन जाए, क्योंकि बुलेट ट्रेन का आपने जिक्र किया है। वंदे भारत को हम रफ्तार भरते हुए देख रहे हैं ट्रैक्स पर, बुलेट ट्रेन हम कब देखेंगे उड़ान भरते हुए? बुलेट ट्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। आप सोचो, जब भी आप कोई गाड़ी चलाते हो, जैसे ही 70, 80, 100 की स्पीड आती है, गाड़ी में कैसे अलग तरह के वाइब्रेशंस आ जाते हैं, किस तरह की बहुत ही अलग उसका कंट्रोल, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही टेक्नोलॉजिकली डिफिकल्ट होता है बुलेट का डिज़ाइन। तो डिज़ाइन कंप्लीट हुआ, कंस्ट्रक्शन चल पड़ा। इस साल का सारा फोकस रहेगा उसके सिस्टम्स के डिज़ाइन में, यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, इन सब के डिज़ाइन में रहेगा। और अगस्त के 2026 के अगस्त में पहली ट्रेन चलाने का टारगेट लेके चल रहे हैं। बहुत ही डिफिकल्ट टारगेट है, बहुत ही चैलेंजिंग टारगेट है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी रेगुलरली रिव्यू करते हैं, बहुत ही डिमांडिंग बॉस है। इतना काम करके लेके जाओ, कहते हैं इतना करो, इतना काम लेके जाओ, इतना करो। बहुत ही डिमांडिंग बॉस है। तो जितना वो फॉलोअप कर रहे हैं, जितना रिव्यू कर रहे हैं और जितना जापानीज गवर्नमेंट का भी सहयोग है, डेफिनेटली 2026 के अगस्त तक बुलेट चलने लगेगी। अगस्त 2026, तो मंत्री जी ने ये बुलेट ट्रेन को उड़ान भरते जब आप हिंदुस्तान में देखेंगे, उसकी तारीख भी यहाँ पर हमारे शो में बता दी है। अच्छा सर, रेलवेज में हमने देखा 2.4 लाख करोड़ कैपेक्स जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो सरकार ने इस बार पिछली बार के मुकाबले 33% उसमें इजाफा कर दिया, 10 लाख करोड़। तो कुल मिलाकर एक तरीके से कहा जा रहा है कि साहब, विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार अपना खजाना जो है वो खोल रही है। क्या इसके दूसरे मायने ये भी माने जाएं कि रोजगार सृजन के लिए भी अब कुल मिलाकर सारी जिम्मेदारी सरकार ने खुद अपने ऊपर ले ली है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और ये एक सीरियस डिबेट है, सीरियस डिस्कशन है। इसको हम सबको समझने की भी ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम 1 रुपया लगाते हैं, उसका इकोनॉमी में असर होता है 3.5 रुपए के बराबर। इसका अगर हम गणित देखें पूरी, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जब देश में होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे में, हाईवे में, पावर में, पोर्ट्स में, सब में 35 लाख करोड़ का उसका असर इकोनॉमी में होता है। अब 35 लाख करोड़ का मायने क्या है, इसको किस तरह से हम समझें? देश की इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, इस 35 लाख करोड़ के इकोनॉमिक इम्पैक्ट से, इकोनॉमिक बेनिफिट से सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है रोजगार पे। हमारे देश की इकोनॉमी में 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 4 जॉब क्रिएट होते हैं, रफली एक एवरेज अगर देखें। 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 35 इंटू 4 हुआ 70, 1 40, 1 करोड़ 40 लाख के आसपास जॉब्स क्रिएट होंगे इस साल इस इन्वेस्टमेंट से। सेकंड, हमारे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में एमएसएमईज करीब करीब 60% का उनका योगदान रहता है। तो ये जब ये 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जाता है मार्केट में, इम्पैक्ट आता है, तो उसका 60% यानी करीब करीब 18 लाख करोड़ जाएंगे एमएसएमईज के पास में। उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। आप देखिए, जब 2021 के बजट में प्रधानमंत्री जी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 3.5 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़ किया, 22 के बजट में 5.5 से 7.5 किया, और 23 के बजट में 7.5 से 10 किया। उसका कंप्लीट इम्पैक्ट आप आज इकोनॉमी में अगर देखते हैं, फैक्ट्रीज में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60% से बढ़ के 75% पे पहुंचा जी। प्रोविडेंट फंड में, जो कि न्यू एम्प्लॉयमेंट माइनस जो लोग
नौकरी छोड़ के निकले हों, जी। प्लस जो लोग नौकरी वापस रीजॉइन किए हुए, यानी उसका नेट नंबर अगर देखें, हर महीने 15 लाख नए रोजगार अपॉर्चुनिटीज प्रोविडेंट फंड यानी फॉर्मल इकोनॉमी में, इनफॉर्मल में इससे भी ज्यादा होंगी, फॉर्मल इकोनॉमी में 15 लाख नए रोजगार ऐड हो रहे हैं। तो ये जो 5.5 लाख करोड़ जो 21 के बजट में किया था प्रधानमंत्री जी ने, उसका रिजल्ट दिखने लगा है। 7.5 लाख का रिजल्ट दिखने लगा है। इस 10 का रिजल्ट भी, मतलब ये जो स्केल है, ये साइकिल है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए ये मतलब हम जो मेरे सामने बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, युवा बैठे हैं, आप सबको बहुत ही क्लियर एक सुंदर भविष्य आप सबके सामने, जिसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ है। बिल्कुल, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, ये नहीं कि एक साल की ग्रोथ है, ये कंसिस्टेंट ग्रोथ है और ग्रोथ के साथ रोजगार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसीलिए कहा जा रहा है कि साहब दिशा जो है सरकार ने वो नहीं बदली है, उसी पटरी पर सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बेहद महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर मंत्री जी हमारे सामने रख रहे हैं सर, लेकिन सवाल ये कि एक तरफ तो सरकार इतना खर्च कर रही है और कहीं ना कहीं उससे ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि साहब सारी जिम्मेदारी सरकार ने खुद अपने कंधों पर ली हुई है, लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि साहब ये सरकार तो कुल मिलाकर पल्ला झाड़ने की कोशिश में है, सब कुछ बेचने पर लगी हुई है। विपक्ष अपने गिरेबान में झांके, देखिए उन्होंने क्या किया था। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, ऐसे लोग जिन्होंने, अटल जी ने जब 2004 में जिम्मेदारी सौंपी थी यूपीए को, तब बहुत ही एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था देके सौंपी थी। 10 साल का पीरियड, 4 से 14 वाला पीरियड, उसमें इतने बड़े अर्थशास्त्रियों ने क्या हालत की। सारी दुनिया में हिंदुस्तान को, जो कि एक उभरता हुआ देश था, वो बन गया फ्रेजाइल 5, माने सबसे 5 कमजोर देशों में हिंदुस्तान की गिनती होने लगी। बैंकों की कैसी पोजीशन कर ली थी, किस तरह की अर्थव्यवस्था छोड़ के गए थे, किस तरह की कानून की व्यवस्था छोड़ के गए थे। कोई भी देश कहीं से भी कभी भी आतंकवादी हमला कर लेता था। ऐसी परिस्थितियों में छोड़ के गए थे। जब मोदी जी ने वापस संभाला 2014 में, तब से लेके अब तक सबसे पहले बैंकों को ठीक किया। बैंकों की खराब ऐसी गंदी कंडीशन थी, आज एनपीएस 5.9% पे आ गया है। कहां पे 9.5, 10, 11, 12% की तरफ छोड़ के गए थे यूपीए जी। विपक्ष पहले उनके पीरियड का काम देखे और इस 8 साल का काम देखे। मैं आपको बताऊं, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जितना 60 साल में काम नहीं हुआ, 60 साल में करीब करीब 32,000 किलोमीटर हुआ था, पिछले 8 साल में 33,000 किलोमीटर। ऐसे काम करने का जज्बा मोदी जी का, और उसके बाद में अगर विपक्ष ये बात कहे तो विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। आप सरकार के काम गिना रहे हैं, आप बता रहे हैं कैसे इस बजट से रोजगार के मौके बढ़ेंगे। एक और बात जिस पर निशाने पर लिया जा रहा है इस बजट को, वो ये कि इस बजट में महंगाई को लेकर कोई ख्याल नहीं रखा गया। महंगाई काबू की जाए, उसको लेकर इस बजट में क्या है, आप ये रखिए दर्शकों के सामने। मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत क्लियरली देखना चाहिए। अगर आज हम देखें विश्व भर में, यूएस में अगर हम देखें, जहां यूएस में 2% इन्फ्लेशन एक नॉर्म होता था, 40 साल में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन 8% वहां पे पहुंचा यूएस में। यही हालत यूरोप में, यूके में। आप सोचिए, जब पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और दुनिया में सप्लाई चेन का डिसरप्शन, ऐसी सारी परिस्थितियों के बावजूद भी आज अगर हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन मॉडरेट रह पाया, इसका सीधा साधा इसका कारण है मोदी जी की बहुत ही प्रूडेंट, बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही क्लियरली टारगेटेड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इंटरवेंशंस। वो की वो स्टोरी आज भी कंटिन्यू है। आज हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बहुत ही स्ट्रांग है। ऐसे में एक्सेप्ट फॉर एक्सटर्नल शॉक्स, इंडिया इज वेरी वेल पोज्ड टू कीप इन्फ्लेशन विद इन अ वेरी मॉडरेट रेंज। तो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने के लिए बजट में घोषणा करने की बात नहीं होती। इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने के लिए साल भर चौकन्ना रह के, साल भर चौकस रह के, बहुत ही क्लियरली फोकस्ड रह के काम करना पड़ता है। वही मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है सर। अगला सवाल जो है वो टैक्स रिजीम को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा सुर्खियां बजट में अगर किसी चीज ने बटोरी हैं तो वो 7 लाख तक आयकर जो है, अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको कोई
टैक्स नहीं देना है, मिडिल क्लास को माना जा रहा है कि साहब बहुत खुश कर दिया है सरकार ने, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कुछ नहीं, सिर्फ झुंझुना है जो सरकार ने हाथ में पकड़ा है। तो सर मुझे लगता है जरा इस पर भी आप क्लैरिटी दीजिए कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, ये है क्या और इसमें कितना फायदा आम आदमी को? मैं अपने कई कलीग्स को पूछ रहा था, मेरे साथ जो काम करने वाले कलीग्स हैं, ड्राइवर को पूछ रहा था। ड्राइवर ने कहा कि करीब करीब उसके साल भर का 32,000 रुपये की बचत होगी। मेरे पीए को मैंने पूछा, उनका कहना था कि करीब करीब 45,000 से 50,000 रुपये की बचत होगी या 55,000 रुपये की बचत होगी। देखिए, मिडिल क्लासेस के ड्रीम्स हैं, जो मिडिल क्लासेस के एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस में क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहला, एक सुगम, अफोर्डेबल, सेफ लिविंग स्टैंडर्ड्स हमारे बने। जैसे हम दुनिया भर में देखते हैं, अच्छी हमारे पास मेट्रो हो, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई एकदम ठीक टाइम पे आए, डेटा की कॉस्ट हमारे लिए कम हो। आज हिंदुस्तान में डेटा की कॉस्ट दुनिया में अमंग द लोएस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड, अमंग द लोएस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। और ये संभव इसलिए हुआ कि बहुत क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क आया, बहुत क्लैरिटी रही, स्टेबिलिटी रही, बहुत क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज रही। तो मिडिल क्लासेस के लिए, मैं तो एक इसी तरह के परिवार में जन्म हुआ, कभी हमेशा एक ये रहता था कि किस तरह से आज की जो लाइफ है उससे बेटर लाइफ हम जी सकें। बिल्कुल, वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। और उसमें अगर हम किसी भी पैमाने पे देखें तो मोदी जी की सरकार हर पैमाने पे कई गुने खरे उतरती है, कई गुने बेटर परफॉर्मेंस है। लेकिन इसमें सवाल तो सबसे बड़ा ये है, ठीक है आपने कहा आपने अपने ड्राइवर से पूछा, आपने पीए से पूछा और उन्होंने बता दिया किस तरीके से कितने हजार रुपए उनकी जेब में बचेंगे। लेकिन इसमें सवाल सबसे बड़ा ये है कि साहब वो पैसा जो जेब में बच रहा है, सरकार की नीयत क्या है? सरकार क्या वो आम आदमी का पैसा उसकी जेब से बाहर निकलवा कर खर्च करवाना चाहती है? क्योंकि सेव करे आम आदमी, बचत करे आम आदमी, उसको तो इंसेंटिवाइज कर ही नहीं रही है सरकार। एब्सोल्युटली नॉट। ये आपने एकदम कैसे, किस आधार पे कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो देखिए जी, इन सेविंग के कई नए इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया की इकोनॉमी में तैयार हुए, इन्वेस्टमेंट के कई नए इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया की इकोनॉमी में तैयार हुए, बहुत नई अपॉर्चुनिटीज निकलने लगी है। जो कि देखिए, जो सोशलिस्ट और जो एक अलग जमाना था जिसमें कंट्रोल इकोनॉमी थी, लेट्स से 90s से पहले, तब सब कुछ डिपेंड करता था कि गवर्नमेंट क्या इंस्ट्रूमेंट दे रही है। आज इंडिया की इकोनॉमी 272 ट्रिलियन रुपीस की इकोनॉमी है, $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। हाउसिंग बहुत बड़ा एक स्टोर ऑफ वेल्थ एंड स्टोर ऑफ सिक्योरिटी, मैटर ऑफ सिक्योरिटी होता है। हाउसिंग है, बच्चों के स्टडीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स नए अवेलेबल हुए हैं, कई तरह के इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के नए ऑप्शंस आज निकले हैं। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग के जितने आज हमारे पास माध्यम उपलब्ध हैं, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर तरीके से ही, जो 1970-1960 में जो मेथड्स थे। सवाल तो ये ना कि टैक्स में इंसेंटिवाइज तो नहीं कर रही है ना। जो आपका न्यू टैक्स रिजीम है उसमें अगर आप कुछ सेव कर रहे हैं तो फिर आपको उसका कोई फायदा तो नहीं मिल रहा है ना। टैक्स की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो एब्सोल्युटली सिंप्लीफाइड हो। ओके, टैक्स की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस हो, जिससे कि इंसान अपना सारा फोकस काम करने पे लगाए, प्रोडक्टिविटी में लगाए, ये फोकस लगाए कि मेरे काम करने में क्वालिटी कैसी आ रही है, मेरे काम करने में प्रोडक्टिविटी कैसी है, मेरे काम करने में किस तरह से मैं अपने कंपटीशन से बेटर काम कर सकूं। टैक्स की चिंता व्यक्ति को करने की जरूरत ही नहीं पड़ने देनी चाहिए। तो मंत्री जी थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में ये भी बता दीजिए कि कल के बजट के बाद क्या आपकी भी प्रेफरेंस बदलेगी? मतलब वो न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, अभी तक आप किसको फॉलो कर रहे थे और अब जो बजट आ गया है तो अगले वित्त वर्ष में आपकी प्रेफरेंस क्या रहने वाली है? मेरा सारा फोकस काम पे रहता है। फिर भी टैक्स तो भरना होगा ना। टैक्स भरते हैं जरूर, पूरा तो क्या प्रेफरेंस रहने वाली है आपकी? मुझे ध्यान नहीं है, ये नहीं शेयर करना चाहते हैं आप। हालांकि सरकार की तरफ से तो कोशिश ये है कि डिफॉल्ट जो है वो जो न्यू टैक्स रिजीम है जिसको सरकार प्रमोट कर रही है वही अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर मंत्री जी अपना चॉइस, अपनी पसंद जो है वो नहीं बताना चाह रहे हैं। सर एक सवाल और, ये बजट जो है जिस तरीके से आप खुद मानेंगे इसमें मिडिल क्लास जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, रोजगार की हमने बात की, अच्छा किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए सरकार
सरकार ने कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। तो ये कहा जा रहा है कि साहब ये तो एक तरीके से चुनावी बजट है जो सरकार लेकर आई है, इससे आप कितना सहमत? देखिए, अगर 8 साल का आप प्रधानमंत्री जी का क्लियर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट थॉट प्रोसेस है। रीचिंग द लास्ट माइल, अंत्योदय, वो भारतीय जनता पार्टी की एकदम क्लियर फिलॉसफी है। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत क्लियर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस फिलॉसफी के इस मूल मंत्र से लगातार सरकार के सारे प्रोग्राम शुरू से देखिए आप। उज्ज्वला, जो कि ग्रामीण माँओं और बहनों को किस तरह से एक बिल्कुल टोटली उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए। हर गांव के घर में टॉयलेट बनाना, किस तरह से माताओं और बहनों को एक डिग्निफाइड लाइफ मिली। मुझे याद है, मैं अपने गांव में जब बिल्कुल यंग एज में कैसी हमारी परिस्थितियां होती थी। आज घर घर में टॉयलेट, हर घर नल से जल पहुंचाना, कितना बड़ा भागीरथी प्रयास है। सारे के सारे काम आप देखिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि की स्कीम, ये सारे के सारे पिछले 8 वर्षों में कंसिस्टेंट थॉट प्रोसेस के साथ है, जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, गरीब से गरीब तबके के लिए सरकार एक सहारा बने, उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिले, मिडिल क्लासेस को एक नई अपॉर्चुनिटी मिले इनकम के सोर्स बढ़ाने के लिए। पूरा का पूरा प्रयास एक कंसिस्टेंट थॉट प्रोसेस से चलता आया है। इसमें ये जो बजट है उसी थॉट प्रोसेस का हिस्सा है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हमको देश को विकसित देश बनाने के लिए कंटिन्यूअसली प्रयास करने, और कल का बजट 2047 में भारत एक विकसित देश बने, उसकी नींव है, उसकी एक सुदृढ़ नींव है। बहुत शुक्रिया हमारे इस मंच पर आने के लिए और इस बजट को इतनी सरल अंदाज में एबीपी न्यूज के दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो कुल मिलाकर मंत्री जी का कहना यह है कि साहब ये जो बजट है कहीं ना कहीं वो जो सामाजिक सरोकार हैं सरकार के, उसी के दायित्व को समझते हुए और दुनिया में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, इन हालात में हिंदुस्तान को और मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया सरकार की तरफ से एक कदम। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सेशन में शामिल होने के लिए।